अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 5 अगस्त से अडयाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म के लिए कल से शुरू होने वाला हफ्ता इंतहाई अहम समझा जा रहा है। बिलखुसूस एक रोज बाद यानी मंगल को उनकी साइफर केस में इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी होनी है और इस इंतहाई अहम पेशी के लिए न सिर्फ तहरीक इंसाफ का कैंप भरपूर तरीके से मुतहर्रिक हो चुका है, बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इतने अरसे बाद मंजर कुशाई को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारियां और भरपूर दावे भी सामने आ रहे हैं। इस पेशी से मुताल्लिक निगरान हुकूमत ने भी फिलहाल तो किसी किस्म की कोई रुकावट ना डालने का इंदिया दिया है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी एक इंटरव्यू में यह कह चुके हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पेशी से मुताल्लिक अदालती हुक्म पर अमनो अमल किया जाएगा और इस पेशी से मुताल्लिक इस्लामाबाद स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने का फैसला किया गया है। इस रिपोर्ट में इस्लामाबाद स्पेशल ब्रांच ने राय दी है कि सिक्योरिटी इंतजाम के साथ वर्कर्स को मुंतशिर करने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जाए। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पेशी पर पार्टी वुकला और वर्कर्स के आने का खदशा है। एक तरफ हुकूमती बयानात और इक़दामात ये तासुर दे रहे हैं कि हुकूमत इस पेशी को रोकने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अमलन बज़ाहिर ये सोच भी पाई जा रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश ना किया जाए। इस मुतालिक आज न्यूज़ में शाया होने वाली खबर में इंकशाफ हुआ है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स की खुसूसी अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सकता। खबर के मुताबिक साइफर केस की समाअत दोबारा जेल में करने के लिए दरखास्त मंगल को जमा कराई जाएगी और इससे कबल जज अबुल असनाद ज़ुल्करनैन ने अडयाला की सेंट्रल जेल के बजाय इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत की थी, क्योंकि हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को साइफर केस का ट्रायल जेल में करने का नोटिफिकेशन कलअदम कर दिया था। न्यूज़ के मुताबिक सिविल इंतजामिया मजमूई सूरत हाल खासकर अमन अमान और कम्प्लेक्स जैसी अवामी जगह पर मरकजी मुलजिम के लिए नए सिक्योरिटी खतरात का बगौर मुताला कर रही है और पीर की शाम तक मुतल्लिका हुकाम को रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसकी रोशनी में अगले दिन इस हुक्म के लिए अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा जाएगा। दूसरी जानिब दीगर केसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश का अमल जू का तू जारी है, जब नैब टीम ने अलकादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड के केस में उनसे अडयाला जेल में 2.5 घंटे तक तफ्तीश की है। जहाँ चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी जमात के लिए कानूनी मुश्किलात न खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, वहाँ उनका सियासी मुहासबा भी बदस्तूर जारी है। निगरान हुकूमत और बिलखुसूस निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के दावों और वादों के बावजूद बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिशें नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ जब दीर बाला में होने वाले तहरीक इंसाफ के कन्वेंशन में शदीद हंगामा आराई के मनाजिर सामने आए और पार्टी के मरकजी नायब सदर शेर अफजल मरवत समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तहरीक इंसाफ को दरपेश इन तमाम चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में शुरू कर दी है। कन्वेंशन आजकल हो रहे हैं और कल भी जो दीर बाला के अंदर कन्वेंशन आपका हुआ, दफ़ा 144 भी नाफज कर दी गई थी और उसके बाद फिर पर्चा भी हो गया, आपकी पार्टी के सीनियर नायब सदर पर भी हुआ, बाकी लोगों पर भी पर्चा हुआ वहाँ जलसा करने की बात। आज में आप भी आपका जलसा हो रहा है, करेक्ट में हुआ है आपका कन्वेंशन। तो इलेक्शन कमीशन ने तो खतूत लिख दिए हुए हैं चीफ सेक्रेटरीज को भी, आईजीज को भी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तमाम सियासी जमातों को। क्या शिकायत करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि केपी में कम अज कम केपी के हद तक आपको ये स्पेस नहीं मिल रही? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो फ़लस्तीन पे एक बात करते हुए फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी कि जितना जुल्म हो रहा है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और हम सबको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम सब ने इस पे बात की भी है, जमातें निकली भी हैं, हमारी जमात को तो निकलने नहीं दिया, लेकिन ये एक बार या एक दिन करने का काम नहीं है। आपने रोज़ इस पे आवाज़ उठानी है जब तक किसी न किसी लेवल पे वहाँ पे जंगबंदी नहीं होती और अमन नहीं आ जाता। बहरहाल असल मसला तो जूं का तू पड़ा है, लेकिन जितना जुल्म हुआ है इस बार, जितना बच्चों, खवातीन और अस्पतालों को, स्कूलों को टारगेट किया गया है, कोई जगह नहीं छोड़ी गई। तो हम सबको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, ये हम सबका इस्लामी और इंसानी फरीज़ा है। समर साहब, जो हमारी कैंपेन है खैबर पख्तूनख्वा में स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन जिस अंदाज में हुकूमत ने रवैया रखा है उसकी समझ नहीं आती कि एक ही दिन में किसी और जमात का जलसा हो तो उनकी इजाज़त होती है और हमारे जलसों पे रात से क्रैकडाउन होता है, हमारे वर्कर्स पे फिर पर्चे भी करते हैं। एक दिन पहले किसी और जमात का कन्वेंशन या जलसा, जो भी उसको आप नाम दे, वो होता है, अगले दिन हमारे वाले पे 144 लगा दिया जाता है, जैसे कल आपने देखा दीर बाला में। और उससे एक दिन पहले पेशावर में भी हमारा वर्कर कन्वेंशन इसी वजह से कैंसिल हुआ कि वहाँ दफ़ा 144 लगाया गया। पंजाब में सूरत हाल इससे ज़्यादा दिगरगू हैं। तो इन चीज़ों का इलेक्शन कमीशन को नोटिस ज़रूर लेना चाहिए कि अब इलेक्शन में 3 महीनों से कम रह गया
और हालात इस तरह के हैं कि एक बड़ी सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा है, पर्चे, ये सारी चीजें। तो ये सही है। किसी भी सूरत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला माहौल तो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि कल हमने एक बड़ी खुशगवार तब्दीली देखी है खैबर पख्तूनख्वा के दीरबाला के ही वर्कर कन्वेंशन के अंदर कि वहाँ पीटीआई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अलावा दो बड़े अहम नारे लगाए गए और बड़ी मेरे लिए तो बड़ी खुशगवार हैरत थी। मैं दोबारा बात करूँ, मेरे लिए बड़ी खुशगवार हैरत थी तहरीक इंसाफ को लेकर के। वहाँ पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया गया, शोहदाए पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाया गया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये तब्दीली जो आई है तहरीक इंसाफ के पॉलिसी के अंदर, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गाइडलाइंस के तहत है या शरीफ मरवत साहब का अपना कोई फैसला था कि भाई ये नारे लगाने हमने वहाँ पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से हमारा यही नारा है, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी है। ये आज की तो बात नहीं है, 27 साल पहले यही नारा है। और जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और वजीर आजम की कुर्सी से उनको जब हटाया गया तो उन्होंने यही बात की थी कि फौज भी मेरा है और मुल्क भी मेरा है। और उन्होंने ये भी बात की थी, बल्कि इससे एक स्टेप आगे इमरान खान साहब खुद गए थे जब उन्होंने ये बात की कि मेरे लिए जो है, इस मुल्क के लिए शायद इमरान खान से ज्यादा फौज अहम है। और उन्होंने अपने आप को एक तरह से पीछे रखा, ये बड़ी बात उन्होंने की। तो ये तो हमारा वही नारा है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था, या हमारे ऊपर एक चीज थोपी जा रही थी जिसको हम पिछले 3-4 महीनों से, जब से मैं जेल से निकला हूं, यही बात मैं कर रहा हूं कि जो 9 मई को हुआ गलत हुआ, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं थी। वो एक एहतजाज था और एहतजाज में कुछ लोग उस तरफ चले गए, जो गलत हुआ, जिसने किया गलत किया, लेकिन इमरान खान साहब के हुक्म पे नहीं हुआ। हम हमेशा अपने शहीदों के साथ और अपने इदारे के साथ खड़े रहे सही है। और रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि ये वर्कर कन्वेंशन जो हो रहे हैं इसमें सिर्फ शेर अफजल मरवत ही जा रहे हैं जो कि अभी हफ्ता पहले पार्टी के सीनियर नायब सदर बने, बाकी क़यादत जो है वो क्यों नहीं जाती उनके साथ कन्वेंशन के अंदर? देखिए, खान साहब ने उनको टास्क भी दिया है और बहुत से जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, कुछ तो जेलों में है और कुछ पे इस वक्त पर्चे हैं। तो स्ट्रेटेजिकली ये फैसला किया गया है कि कुछ लोग तो निकल रहे हैं और कुछ इलेक्शन जैसी शेड्यूल अनाउंस होगा उसके बाद निकलेंगे, ताकि मजीद गिरफ्तारियां ना हो। और जो सूरत हाल पंजाब में पेश आई है, आपने देखा है कि हमारी बहुत सी मेन लीडरशिप और वर्कर्स जो हैं, वो आपको भी पता है, सबको पता है कि किन हालात में उनको पार्टी जो है वो छोड़नी पड़ी। तो कोशिश ही की जा रही है कि हमारी जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसमें से कुछ लोग जो हैं वो तो अपना रोल प्ले करें जो वहां पे हैं, लेकिन कुछ और एक्सपोज ना हो, कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन के टाइम पे आपके पास कैंडिडेट्स का मसला हो। और उसके लिए भी सेकंड ऑप्शन भी हमने रखे हैं कि अगर कहीं किसी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके फैमिली मेंबर्स, जो उसका भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, तो वो भी एक ऑप्शन रखा जाए कि किसी भी सूरत में कोई हल्का हमारा जो है वो खाली ना रहने पाए। और तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आज है, अल्लाह का करम है, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का करम है कि तहरीक इंसाफ आज इस पोजीशन में है कि मेजॉरिटी सीटों पे, 100% की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मेजॉरिटी सीटों पे जो है तहरीक इंसाफ अपने लोग खड़े कर सकें। और जहां हम फील करेंगे कि वहां हम कुछ एलाइज के साथ भी वहां काम कर सकते हैं, जो छोटी पार्टियां होती हैं, जहां पे हमारा कोई कैंडिडेट अगर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम 90% से ज्यादा सीटों पे अपने लोग हम खड़े करें इंशाल्लाह। सही। अच्छा इस वाले से आप कुछ वकला को भी तैयार कर रहे हैं, कहीं पे कवरिंग कैंडिडेट आपके वकला होंगे, कहीं वो मेन आपके कैंडिडेट्स होंगे। बड़ी एक ये दिलचस्प स्ट्रेटजी है। पंजाब में भी आपकी पार्टी बिल्कुल जो है वो हमें अभी तक गायब दिखाई दे रही है, सारे सियासी मंजरनामे से मुकम्मल तौर पर ही गायब दिखाई दे रही है। केपी में तो चले आपने शुरू कर दिए हैं, वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट कर दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और साथ ही साथ जलसा भी किया जा रहा है 10 दिसंबर को। तो पंजाब के अंदर ये एक्टिविटी कब से स्टार्ट होने वाली है, इलेक्शन कैंपेन की, जलसों की, रैलीज की? देखिए, पंजाब में जल्द इंशाल्लाह शुरू करेंगे, लेकिन वहाँ सूरत हाल भी देखी जा रही है, जिस तरह के हालात वहाँ पे हैं। तो किसी भी सूरत में आपने देखा लाहौर में जिस तरह हमारे एक एक्टिविटी के साथ हुआ कि मियाँ साहब का जलसा हुआ और उसी के साथ हमारा एक हल्के का कन्वेंशन था, पूरे लाहौर का भी नहीं था, और उस पर क्रैकडाउन हुआ और हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह वहाँ एक फसाइयत की एक सिचुएशन डेवलप की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को, आईजीज को, तमाम सियासी जमातों को मेक श्योर किया जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो अब तो आप वो खत आपके पास, आप समर साहब देखिए ये अच्छा एक फैसला है कि अगर खत लिखा है, लेकिन क्या उस पर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? क्या देखिए, हम तो कानून को हाथ में नहीं लेंगे। कल तो जिस तरह हमारे कारकुनान के साथ हुआ है, भैया आपने इजाजत दी थी, हमें नहीं करने दिया गया। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, कल हमारे कारकुनान पे सीधी फायरिंग की गई है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। उससे एक दिन पहले एक और जमात ने वहां एक्टिविटी की, उनको तो कुछ नहीं कहा गया। तो क्या तहरीक इंसाफ की जो मास पावर है उससे
जो है लोग डरे हुए। आज आपकी मेन तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जो पिछले 10, 12, 15 सालों से वहाँ तहरीक इंसाफ को चला रही है, आपके साबिक हमारे स्पीकर और सूबाई सदर असद कैसर साहब जेल में हैं, हमारे जिली सदर मर्दान जो है वो मुजाहिद खान साहब जो है वो जेल में हैं, आतिफ खान साहब पे और उन लोगों पे पर्चे हैं, शाह फरमान साहब वगैरह सारे। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि कौम किस तरह निकल रही है। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जहां जहां ये काम किया गया है तो इलेक्शन कमीशन को पूछताछ करनी चाहिए उन ऑफिसर्स से कि आपके नीचे जब पेशावर हाई कोर्ट का भी फैसला है कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को होने दें, तो फिर क्यों गैर जरूरी तौर पे सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। जब इलेक्शन का अनाउंस हो गया डेट, तो उसके बाद तो दफा 144 का कोई जवाब समर साहब नहीं रहता। सही है। चले, इलेक्शन में तो आप भरपूर हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये बताएं कि आजकल कोई एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बड़ी बातें चल रही है, कौमी हुकूमत की बड़ी बातें आजकल चल रही हैं, एक बहस फिर से छिड़ गई है। तहरीक इंसाफ ऐसे किसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकती है, या ऐसा कोई तजवीज़ अगर आती है तो पीटीआई उसे वेलकम करेगी, उसका हिस्सा बनेगी, या उसके खिलाफ जाएगी? नहीं, 1973 का जो आईन है उसके मुताबिक मुल्क को चलाना चाहिए, और जो उसका स्पिरिट है वो ये है कि एक हुकूमत होगी, उसकी अपोजिशन होगी, एक जेन्युइन प्रोसेस जो है वो चलेगा। तो मैं समझता हूँ ऐसी किसी चीज की अभी तो मुझे गुंजाइश नजर नहीं आ रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना एक विजन है और बाकी जमातों का अपना है, और यही जमातें मिलकर इन्होंने तहरीक इंसाफ की हमारी एक इलेक्टेड एक जायज हुकूमत को चलता किया था। एक बैन अल-अक़वामी मुदाखलत हुई, और वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो साइफर का केस था आपके सामने सारा कुछ हुआ है, जिस तरह हमारे लोगों को उठा के सिंध हाउस में रखा गया। तो मैं समझता हूँ, देखें, ये इस तरह की चीजें छोड़ी जाती हैं, हर इलेक्शन से पहले ऐसी बातें होती हैं। इलेक्शन होने दें, अवाम को फैसला करने दें, एक हुकूमत हो, अपोजिशन हो, और वो फिर मुल्क को जो है हुकूमत लेके जाए और अपोजिशन अपना किरदार अदा करे। ठीक है अली मोहम्मद साहब, ये बताएं कि साइफर केस के अंदर ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 28 तारीख को यानी मंगल के रोज पेश किया जाना है इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर। इस वाले से आज न्यूज़ में खबर शाया हुई है कि शायद पेश नहीं किया जाएगा। तैयारियां क्या है तहरीक इंसाफ की? आप लोग जाएंगे वहां पे, आपके वर्कर्स, आपके वकला इज़हार यकजहती के लिए, या फिर नहीं जाएंगे? क्या फैसला क्या हुआ है? और दूसरा ये बताएं कि अगर पेश नहीं किया जाता फिर आपका इस पे रद्द अमल क्या होगा या लाएमल क्या होगा आपका? एक तो अदालत के हुक्म पे अमल होना चाहिए, दूसरा वकला वहां पे पेश होंगे। पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं है कि सब वहां पे पेश हों। जाहिर है इतने 100 दिनों से ज्यादा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मुल्क के सबसे महबूब लीडर जो है वो जेल में है, तो उनसे मोहब्बत का और कारकुनान का जो उनके साथ एक लगाव है, और फिर अवाम भी, तो सब उनको देखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनकी एक झलक देखें, उनको जो है वो वेलकम करें, खुशामदेद कहें। इतने अरसे बाद उनको जेल से बाहर जो है वो निकाला जाएगा, लाया जाएगा। तो पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें तो बगैर कॉल के भी अवाम आती है और अपने महबूब लीडर को जो है वो वेलकम करते हैं, जिस तरह बेनजीर साहिबा। और अगर पेश नहीं किया जाता, अगर पेश नहीं किया जाता अदालत के अंदर, कोई ना कोई जवाब उससे पहले निकाल लिया जाता है सिक्योरिटी की बेसिस पे या किसी और बिना पे, फिर आपका क्या होगा इस पे रिएक्शन या आपका रद्द अमल? समर साहब देखें, कानून तो ना पहले हमने हाथ में लिया ना अब लेंगे। कानूनी जंग उस पे हमारे वकला और हमारी लीगल टीम जो है वो लड़ेगी। सियासी जंग भी हम लड़ेंगे, सियासी फ्रंट पे भी बात होगी और कानूनी पे भी होगी। कानून ना पहले हाथ में लिया ना अब हाथ में लेंगे। अच्छा, शॉर्टली मुझे ये बता दें कि बल्ले के इंतखाबी निशान के वाले से जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं ना आप लोग? फिर देखिए, उसको हमने उनके उस फैसले को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। इलेक्शन हम करा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, लेकिन एक प्रोसेस समर साहब एक बार हो चुका है। एक चीज जो हो गई है उसको दोबारा रिपीट करना, ये सिर्फ मामलात को बिगाड़ने वाली बात है, चीजों को फंसाने वाली बात है, बात आगे ले जाने वाली बात नहीं है। जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ना कि इंटर पार्टी इलेक्शन की तरफ। अच्छा, मुझे ये बता दें अली मोहम्मद साहब के सियासी बात तो चले होती रहती है हमेशा से। पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला है वो है बढ़ती हुई आबादी, और ये जो हमारा पॉपुलेशन बॉम्ब है इसे हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारी आबादी जो है वो पॉपुलेशन मैनेजमेंट का बिल्कुल फुकदान बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। सियासी जमातों के अंदर भी शऊर नहीं है। सियासी जमातें मंशूर अब सारी अपने बनाएगी, किसी मंशूर के अंदर भी इसका जिक्र नहीं होता। तो क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातों को इस पर अब सीरियसली सोचना चाहिए, अपने मंशूर के अंदर शामिल करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ हमारी आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी हम बन चुके हैं, और दूसरी तरफ अगर गज़ाई हमारी जो अजनास है, हमारी जो गज़ाई जो पैदावार है, ज़री ज़मीनें हमारी कम हो रही हैं, लोगों को चूँकि हमने आबाद भी करना होता है, घर भी बना के देने होते हैं। तो इसको क्राइसिस को आप कैसे देखते हैं, और इस पर आपकी क्या राय है कि सियासी जमातों को अपने मंशूर में शामिल करना चाहिए इस मामले को? ये वो बुनियादी इश्यूज हैं जिन पे सियासी जमातें फोकस नहीं करती, और यही वो चीजें हैं जिस पे जमातों को हुकूमत से पहले मैनिफेस्टो में
और अवाम के पास जाके और फिर हुकूमत में आके उस पर अमली काम करना चाहिए। और वक्त आ गया है कि इस पे जब कोई फैसला वो करें, उलमा को साथ लेके एक इज्तिहाद की कैफियत भी हो, उलमा का सपोर्ट इसमें चाहिए, ताकि जो बात भी कोई भी हमारी हुकूमत है किसी और की है, उलमा की सपोर्ट के बगैर इसको अमल पजीर करना उतना आसान नहीं होगा। तो इस पे हम बैठे फैसला करें कि बदलते वक्त के साथ दीन की रोशनी में जो है कोई फैसला ऐसा हो जिससे ये मामला बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि बहरहाल जिस तनाजर में और जिस परसेंटेज से हमारे वसाइल बढ़ने चाहिए वो तो नहीं बढ़े। मईशत तो आपकी कमजोर से कमजोर तर हुई है और हमारी ज़रई ज़मीनें जो है वो तो हाउसिंग सोसाइटीज में चेंज हो गई हैं। आपका फूड बास्केट जो है वो तो छोटे से छोटा होता जा रहा है। तो क्या तहरीक इंसाफ अपने मंशूर के अंदर शामिल करेगी इसे, आबादी के मसले को? देखिए, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी इस पे बिल्कुल उनको गौर करना चाहिए भी, और आपने आज बात की है, मैं उनके सामने ये बात रखूंगा। और पहले से इन चीजों पे हमारा फोकस भी है। हमारी तो एक इस्लामिक, एक प्रोग्रेसिव इस्लामिक मॉडर्न एक जमात है जिसमें एजुकेटेड लोग, जो इमरान खान साहब मदीना की इस्लामी फलाही रियासत की बात करते हैं, तो मदीना की इस्लामी फलाही रियासत की तो बुनियादी अदल थी, उसमें तो जितने हकूक मुसलमानों के थे उतने ही हकूक वहां पे नॉन मुस्लिम्स को भी जो है वो हकूक, उनको जान माल का तहफ़्फ़ुज़, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ उनको हासिल था, बिजनेस का तहफ़्फ़ुज़ उनको हासिल था। तो ये भी चीजें ऐसी हैं जिस पे फोकस होना चाहिए और हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली मुतहद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। आजकल मुल्क में एक बड़ी डिबेट चल पड़ी है, वो है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, यानी एक कौमी हुकूमत के क़याम के हवाले से, और इस पर 2-3 बड़े रहनुमा बात कर चुके हैं, और मोहम्मद अली दुरानी साहब इस पर काफ़ी ज़्यादा इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। ब्रेक के बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब से पूछेंगे कि क्या उनके पास ऐसी कोई मालूमात हैं कौमी हुकूमत के क़याम के हवाले से, या उनकी ख्वाहिश है और ये होगा कैसे। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। मुल्क में इंतखाबी सीजन के आगाज के साथ ही सियासी जोड़ तोड़ तेज होता चला जा रहा है। एक बड़ी जमात यानी मुस्लिम लीग नून अगली सरकार के लिए तैयार दिखाई दे रही है, तो दूसरी बड़ी जमात यानी पीपल्स पार्टी अगली सरकार के लिए तैयार नून लीग को इंतजार का मशवरा दे रही है। जबकि तीसरी बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होने और ना होने से मुतल्लिक शशोपंज का शिकार दिखाई दे रही है। ऐसे में छोटी जमातें बड़ा इत्तेहाद बनाकर बड़ी जमातों को टफ टाइम देने के लिए पर तोड़ रही है। हालिया दिनों मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी तौर पर एक के बाद एक सरगर्मियों ने मुस्तकबिल के सियासी और हुकूमती मंजरनामे को काफी हद तक नुमाया कर दिया था। जबकि बलूचिस्तान में 2018 में मार्ज वजूद में आने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बज़ाहिर शिराजा बिखरा और इस जमात के 8 बड़े अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। इसी तरह अब मुस्लिम लीग नून ने ही अपने हुकूमती ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सिंध में भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद को भरपूर तरीके से मुतहरिक कर दिया है। जहां पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुस्लिम लीग नून, MQM, GDA और जमीयत उलमा इस्लाम के इत्तेहाद में ANP की शमूलियत का इम्कान भी पैदा हो गया है। दूसरी जानिब इस तमाम इंतखाबी और सियासी जोड़ तोड़ को देखते हुए किसी भी जमात की अक्सरियती हुकूमत होने को बिलअमूम तमाम सियासी जमातें और सियासी पंडित मुस्तरद कर रहे हैं। इन सब में सबसे बड़ी और तवाना आवाज़ एक रोज़ कबल ही सामने आई जब आसिफ अली जरदारी की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह दावा किया गया कि मुल्क में अगली हुकूमत भी मखलूत या कौमी होगी। और बज़ाहिर इसी इम्कान को जहन में रखते हुए आसिफ अली जरदारी ने दीगर जमातों से मुज़ाकरात के लिए 3 कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं ताकि आम इंतखाबात से कबल सियासी शख्सियात से मुज़ाकरात किए जा सकें। दूसरी जानिब हालिया दिनों सियासी मंजरनामे पर मुतहर्रिक रहने वाले सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने जहां माजी करीब में तहरीक इंसाफ के लिए सियासी दहारे में वापसी और बज़ाहिर नर्म गोशा हासिल करने के लिए मैराथन मुलाकातें और राब्ते किए, अब उन्होंने भी मुल्क में कौमी हुकूमत की पेशगोई कर दी है। अपने हालिया बयान में मोहम्मद अली दुरानी ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और PTI चेयरमैन को मशवरा दिया है कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार न बनकर मुल्क में नेशनल यूनिटी हुकूमत की तश्कील की राह हमवार करें। सवाल यह है कि मोहम्मद अली दुरानी ने इन कायदीन को यह मशवरा दिया है या उनके पास ये इत्तलात है कि मुल्क में कौमी हुकूमत तश्कील पाने जा रही है, और ऐसी सूरत हाल में क्या इस मुमकिन हुकूमत साजी का हाल भी वैसा तो नहीं होगा जैसा हालिया दिनों में 16 माह की PDM हुकूमत का देखा गया है। ऐसे में कौमी हुकूमत बनाने का मुल्क को फायदा ज्यादा होगा या नुकसान, ये पूछेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब से ही है जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोग्राम में। सर, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त सबसे पहले तो बताएं सर कि आप कौमी हुकूमत की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की आप जो बात कर रहे हैं, ये आपकी ख्वाहिश है या कोई इत्तलात है आपके पास के कोई कौमी हुकूमत ही बनने जा रही है इंतखाबात के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त जो मसला है वो
इत्तलात का या इसका नहीं है, बल्कि हालात का है। इस वक्त जो हालात हैं वो इस चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत से मुराद जो फर्स्ट नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी कोलेशन की या सियासी इत्तेहाद की या पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान किसी इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वक्त मुल्क की जरूरत इस चीज की है कि हम एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं जिसमें कोई चंद पार्टियां सियासी मकासद के लिए इकट्ठी ना हो, बल्कि कौमी मकासद के लिए, मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के आवाम की बेहतरी के लिए जो है तमाम पार्टीज, जितनी भी पार्टीज पार्लियामेंट में मुंतखब होकर आए वो उस हुकूमत का हिस्सा बने। और इसकी मिसालें जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में माजी करीब में भी मिलती हैं, इस वक्त भी मिलती हैं, खा वो ब्रिटेन की सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, खा वो साउथ अफ्रीका की नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट हो या आयरलैंड की गवर्नमेंट हो। ये तमाम जो एग्जाम्पल्स हैं ये यूनिटी गवर्नमेंट की। जब मैं ये बात करता हूं कि तमाम मिल के बनाए तो वो समझते हैं किसी सियासी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं कि जो आपस में बंदर बांट के लिए इकट्ठे होंगे। सर मेरा सवाल आपसे दोबारा यही है कि ये आपकी ख्वाहिश है, आपकी तजवीज़ है या ऐसी कोई मालूमात भी है आपके पास कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए, हम लोग जो सियासी लोग होते हैं ना, हमारे पास सबसे बड़ी मालूमात का सोर्स जो होता है वो एक तो तजर्बा, तारीख और हालात की जजमेंट से होता है। मैं ये समझता हूं कि अगर इन इंतखाबात से पहले ये फैसला ना किया गया कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी तो जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी वो नहीं चल सकेगी। जो जरदारी साहब ने भी बात की, सियासतदानों में भी सर, आप जो है बिलखुसूस आपकी बात करूं तो आपका सोर्स जरा ज्यादा तगड़ा है बाकियों से। मेरा तो बड़ा ही कमजोर सोर्स है। मेरा सोर्स तो सिर्फ आप और आपके जरिए आवाम है, और मैं अपनी कन्विक्शन से सोचता हूं मेरा एक सोर्स की स्ट्रेंथ है कि मेरा कोई ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है जिसकी वजह से मैं किसी सोच को सही समझूं और किसी को गलत समझूं। आप माजी में एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते रहे, मैं इसलिए आपके सोर्स की बात कर रहा हूं, मैं उस सोर्स की तरफ इशारा दे रहा हूं सर। असल में देखें, एस्टैब्लिशमेंट की कुर्बत का तो सारों पे ही वो है, मतलब ये बोझ तो सब नहीं उठाया हुआ है अपने कंधों पे। और वैसे भी कोई बुरी बात भी नहीं होती कि आप अपने मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, अपने मुल्क के इदारों, अपने मुल्क की अदलिया, अपने मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, अपने मुल्क की फौज और अपने मुल्क के अवाम, इनके साथ मिलजुल के जब आप चलते हैं और नेशनल इंटरेस्ट सोचते हैं, ज़ाती मफाद को जब आप पीछे कर देते हैं तो फिर सब ताल्लुक मुस्बत ताल्लुक हो जाते हैं। अगर आप किसी ताल्लुक को, जैसे अभी तक मैंने कहा है कि जी आप एस्टैब्लिशमेंट को अगर सियासी बारबरदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए जायज नहीं है। अगर आजकल भी आप कौमी मुफाद में एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही मुतहर्रिक हुए हैं सर? नहीं, इस दफा जो मैंने जब ये रिकंसिलिएशन की बात की थी उस वक्त हमारे सारे दोस्त जो आपकी तरह के, उन्होंने मुझे बहुत कहा कि नवानी साहब ऐसे ताड़े पीछे कोई भी नहीं है। मैंने कहा हाँ यार, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये प्योरली मेरी अपनी सोच है और मैं इसको इस बुनियाद पे लेके चल रहा हूँ कि मुझे अपने मुल्क के अंदर तकसीम और टकराव जो है वो अच्छा नहीं लगता। और फिर मैंने जब इस पे मुसलसल बात की तो मुझे एक मुस्बत रुझान नजर आया। अब देखें, मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की और इसके ऊपर अब आप देखें कि एक कौमी सतह के ऊपर एक मुस्बत जब बात आती है, जरदारी साहब ये वाली बात करते हैं या कोई और ये बात करता है तो उससे भी हमें हौसला पड़ता है। अब कल मैंने ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कही है कि भाई आप मारूसी सियासत से बाहर निकलें। और सर आपने सर ये जो बात की है कौमी हुकूमत के अंदर, आप कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी भी को नहीं होना चाहिए, जरदारी साहब को भी नहीं होना चाहिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी नहीं होना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को भी नहीं होना चाहिए। आप इन तीनों को क्यों एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं इस हुकूमत में से? देखिए, ये देखें ना, ये एक हालात का जायजा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये शख्सियात जो हैं इनका अपनी पार्टीज के ऊपर इतनी ग्रिप है, इनकी सियासी हालात के अंदर इतनी ग्रिप है, ये माजी में काफी बाख्तियार रह चुके हुए हैं। इस वक्त
इनकी उम्र, इनका तजर्बा इस चीज की डिमांड करता है कि ये पीछे होके नई टीम को आगे लाएं। और ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का मैंने जो एक प्रपोजल दिया है, जो अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया लोगों को। लोग कहते हैं जी ये तो जी पीडीएम की हुकूमत जब बनी थी तब वो मिनिस्ट्रियों पे आपस में लड़े थे। मैंने कहा भाई ये पीडीएम की हुकूमत नहीं है, ये नेशनल यूनिटी की हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जो चर्चिल ने बनाई थी, ये वो नेशनल यूनिटी हुकूमत तो कोई सर तजुर्बाकार बंदा ही पुराना चला सकता है, किसी नए जज्बाती बंदे के हाथ में दे दी गई फिर तो ये 4 दिन भी नहीं चलनी। देखें जी अभी तो माजी में भी नहीं चलती रही ना जज्बाती, तजर्बाकार लोग भी तो ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। मतलब 4 दफा के तजर्बे जो है उसके बावजूद भी जज्बात नहीं जाते। असल में तजर्बा बाज़ इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है और चीजों को टेकन ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इस वक्त जो तकाजा है वो इज्ज का तकाजा है, वो तहम्मुल का तकाजा है, वो ये इदारों के दरमियान फासले कम करने की जरूरत होती है। सर सूटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं सर इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर, तो सूटेबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन लीड कर सकता है, आपने 3 नाम तो आपने निकाल दिए कि भाई जरदारी साहब को भी नहीं होना चाहिए, खान साहब को भी नहीं होना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को भी नहीं होना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो, जरदारी या मियां शहबाज शरीफ बचते हैं पीछे 2 बड़े नाम। आप फिर इनमें से किसको, आप जाती तौर पे आप किसके फेवर में, कौन होना चाहिए, कौन सूटेबल है ज्यादा? हाँ, मैं इसके बारे में बहुत ही क्लियर हूँ। देखिए आपको जब असेंबली और पार्लियामेंट को उससे उसका हक नहीं लेना चाहिए। ये उनका हक है कि वो अपने लीडर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करे। उसके लिए जो मैंने तजवीज दी हुई है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की, और ये तारीख से डिराइव्ड है, वो ये है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेके पार्लियामेंट में आएगी उसका ये हक है कि वो 3 नाम दे। देखिए आप मरूसियत की सियासत और आप जिसे कहते हैं ना कि जाती पसंद और नापसंद की सियासत से आगे बढ़ते हुए अगर आप इदारे बनाना चाहते हैं, इदारों के लिए आपको फिर इदारों पे रिलाई करना पड़ेगा। तो ये जो तजर्बा होता है, आप कहां देख रहे हैं इस गवर्नमेंट के अंदर सर, तहरीक इंसाफ का क्या रोल होना चाहिए? आप माइनस चेयरमैन तहरीक इंसाफ, आप किसी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या उनके होते हुए आप ऐसी किसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? और अगर वो होते हैं फिर तो वो मानेंगे ही नहीं ऐसे किसी तजवीज को, या उनके हवाले से कोई और नहीं मानेगा? देखें जी उनके बारे में देखें, इस वक्त जो हम राय दे रहे हैं, हम तो राय दे रहे हैं मुल्क के मफाद में। हमें हर एक से तवक्को यही है, चेयरमैन पीटीआई से भी यही तवक्को है और मियां साहब से भी यही तवक्को है, जरदारी साहब से भी यही तवक्को है कि वो अपने बच्चों से आगे निकलते हुए, अपनी जात से आगे निकलते हुए, अपने खानदान से आगे निकलते हुए मुल्क के मफाद में सोचेंगे। जहां तक चेयरमैन पीटीआई का ताल्लुक है, उनके जो लीगल मामलात हैं वो तो चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन उनकी इस वक्त तरजीह ये होनी चाहिए। मैं पीटीआई वालों से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि आपका इस वक्त पॉलिटिकल सीन में मौजूदगी और उसके अंदर एक रोल जो है वो आपकी कामयाबी है। आप इसमें देखें 2002 के क्या रोल प्ले कर सकता है? वो तो जेल के अंदर बैठे हैं, जेल से बैठ के क्या रोल प्ले कर सकते हैं? वो तो उनको तो अदालत के अंदर तक पेश नहीं किया जाता। देखें जी, अब देखें ये जो सारे इस वक्त के इश्यूज हैं, जब मैं ये कहता हूं कि सब मिलके एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के लिए सब लोग एक एग्रीमेंट में आए, तो इसका मतलब है कि ये मैं पूरे सिस्टम की स्ट्रेसेस कम करने की बात कर रहा हूं। मैं पूरे सिस्टम के अंदर एक टॉलरेंट बिहेवियर लाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं दुश्मनी के माहौल को एक गुफ्तगू और एक जिसे कहते हैं ना कि कंसल्टेशन की तरफ लेके जा रहा हूं, और इन द नेशनल इंटरेस्ट। और फिर यह है कि 3 अगर बड़े लोग पीछे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक माहौल के अंदर लेवल प्लेइंग इफेक्ट आएगा। उसके बाद जो नाम आएंगे उनमें से लोग मुंतखब, मैंने ये भी कहा है कि जी आप पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात भी कराएं और एक ही वक्त में कराएं, और तमाम एक ही मुद्दत के लिए कराएं, जितनी नेशनल ये है सूबाई, कौमी और असेंबली के इंतखाबात, ये सब बातें मुल्क के लिए। ठीक है। अच्छा सर, मुल्क के लिए एक और बड़ा अहम मामला है जो सियासी डिस्कशन के अंदर हमेशा पस मंजर पर चला जाता है, लेकिन मसला सबसे बड़ा है पाकिस्तान का, वो है आबादी। पॉपुलेशन मैनेजमेंट के हवाले से किसी किस्म की कोई भी सोच किसी सियासी जमात के अंदर नहीं नजर आती। हालांकि जिस तेज़ी के साथ पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, उधर अगर हम खुराक के वसाइल देखें, चाहे वो सेहत के हों, तालीम के हों, बाकी हों,
खुराक की बड़ी किल्लत होती जा रही है, लोगों को बसाने के लिए आपको घर ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं, ज़री ज़मीनें हमारी कम हो रही हैं, ज़री रकबा हमारा कम हो रहा है, हमारी ज़री जो पैदावार है वो हमारी कम हो रही है, इतने लोगों को फीड करने के लिए फिर हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है खुराक। तो इन इश्यूज़ के ऊपर हमारी सियासी जमातें क्यों नहीं बात करती? इवन मंशूर के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं होती। सबसे बड़ा मसला हालांकि ये पाकिस्तान का, क्या समझते हैं आप, ये मंशूर के अंदर सियासी जमातों का ये मामला शामिल करना चाहिए पॉपुलेशन मैनेजमेंट के हवाले से भी? देखिए बेटे, आपने ये बात की है ना, मुझे लिटरल हकीकत बता रहा हूँ कि ये बात सुन के इतनी खुशी हुई है कि कम से कम किसी टॉक शो में कुछ सेंस की बात तो कोई कर रहा है। यार, ये वो इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं जो हमारी अपनी पॉपुलेशन का है। और फिर इसका मैं आपको रास्ता बताऊं कि ये पूरी दुनिया में इस इश्यू को जो एड्रेस किया गया है वो लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए किया जाता है। आप बांग्लादेश में देख लें कि वहां तक इस इश्यू को लोकल गवर्नमेंट और मस्जिदों और मतलब इलाकाई मैनेजमेंट के जरिए जो है इसको आगे किया गया है। और इस सारे सीन में जो एक बड़ी अहम बात है वो ये है कि आप मुल्क के अंदर जो इदारे हैं बल्दियाती उनको बनाएं, उनके जरिए आप मुल्क की पॉपुलेशन और मुल्क के इश्यूज को एड्रेस करें। इस वक्त आपको पता है एनएफसी, कल प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, एनएफसी अवार्ड के जितने पैसे सूबों में जाते हैं उसका जिलों में भेजने का कोई निजाम आज मौजूद नहीं है। और पीएफसी अवार्ड पिछले मतलब आप कम से कम 30 सालों में तो बिल्कुल नहीं, और पिछले 76 सालों में आपने कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। और किसी घटिया से घटिया जमहूरियत भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें बल्दियाती इंतखाबात के बगैर। ये जो मसला बड़ा है सर, इस पे आपने खुद भी कहा, ये बहुत बड़ा मसला जो हमारी पॉपुलेशन के वाले से तेजी से बढ़ रही है, तो इस पे सियासी जमातों को अपने मंशूर के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए? और आप भी एक सियासी जमात को करते हैं, आप भी करेंगे क्या मंशूर में शामिल अपने? देखिए, मैं तो पब्लिक को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कंप्लीटली, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो है, जो मैं ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ये तमाम इश्यूज जो हैं इनको नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे एक मुत्तफिका, जब जाती मफादात पार्टियों के जहां आ जाते हैं उसके बाद वो हर बंदा जो है वो डेवलपमेंट के पीछे भाग पड़ता है। डेवलपमेंट बल्दियाती को देते नहीं है। एमपीएस और एमएनएस जो है वो फंड्स की तकसीम के अंदर से अपने लिए या अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, ठेकेदारों के साथ डील करते हैं। अब इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए हमें कौमी सतह के ऊपर एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर हम नहीं उठाएंगे हम पॉपुलेशन के नीचे आ जाएंगे, हम अपनी बाहमी मईशत की तबाही के नीचे आ जाएंगे और हम आगे बढ़ने की तमाम अपॉर्चुनिटीज को खो बैठेंगे अगर इस वक्त हमने ये एक टेक्निकल स्टेप ना उठाया कि हम बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। और इससे पहले कि हालात इस नहज पे पहुंच जाएं कि पाकिस्तान के लिए कोई ऑप्शंस ना बचें, कंट्रोल करना चीज़ों को मुश्किल हो जाए, बेहतर यही है कि बेहतर तरीके से पॉपुलेशन मैनेजमेंट के वाले से जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। बाकी नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली दुरानी साहब बड़े होपफुल हैं कि अगर एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आती है वो मसाइल का हल हो सकती है। देखते हैं ऐसा हो पाता है या नहीं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इसी सब्जेक्ट के वाले से जिस पर हम बात कर रहे थे, पॉपुलेशन के वाले से हम डिटेल सब्जेक्ट करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां आबादी की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क की आबादी हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक 24 करोड़ से बढ़ चुकी है और पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी बन चुका है। और ये तेज़ी से बढ़ती आबादी कहीं ज़्यादा तेज़ी से मुल्की वसाइल को हड़प कर रही है, जो एक इंसानी अलमी और ग़ज़ाई बहरान को जन्म देने के दहाने पर है। खुराक की कमी, पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी और बेहतर सेहत की सहूलियात के साथ साथ रोजगार की फराहमी पाकिस्तान तो क्या दुनिया के किसी भी मुस्तहकम मुल्क के लिए खतरे से कम नहीं। और सितम यह है कि हालिया दिनों माहौलियाती तब्दीली के हैरानकुन पैटर्न ने पाकिस्तान जैसे ज़री मुल्क को भी ज़राअत से जुड़ी अजनास दरामद करने पर मजबूर कर दिया है। बारिशों, सैलाब, शदीद गर्मी की लहरों और खुशसाली से खड़ी फसलें तबाह होने ने पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत में खौफनाक हद तक इजाफा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हमदर्दी शराकतदारों की जानिब से तैयार करदा एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में सैलाब की तकरीबन 1 साल गुजरने के बावजूद ग़ज़ाइयत के शदीद बहरान का सामना है।
अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र हर 5 में से एक बच्चा मौत के खतरे से दो चार है, जहां शदीद और एतदाल पसंद ग़िज़ाइयत की शरह बिलतरतीब 8% और 9.7% है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यह खबरदार भी किया है कि रवां माली साल जनवरी 2024 के दरमियान सूरत हाल मजीद ख़राब होने का अंदेशा है और एक अंदाजे के मुताबिक 1,18,00,000 अफराद यानी 32% को खुराक की शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 36.9% पाकिस्तानी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और इनमें 18.3% को खुराक के शदीद बहरान का सामना है। पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत की इस बड़ी तादाद में इजाफे की बड़ी वजह बढ़ती आबादी भी है और इस बढ़ती आबादी का पेट भरने और छत फराहम करने के लिए उस ज़री ज़मीन को भी कुर्बान करना पड़ता है जहाँ पर ज़राअत के बजाय अब बड़ी तादाद में आबादकारी हो रही है और बदले में ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए एक ज़री मुल्क को ज़रिए अजनास की बड़ी मकदार दरामद करनी पड़ती है। इस अहम तरीन मौजू पर हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर मईशत और ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से एक्सपर्ट हैं आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि जो बढ़ती आबादी है पाकिस्तान की, ये एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर बात नहीं होती, हमारे सियासी जमातों के अंदर भी बात नहीं होती, मीडिया के अंदर भी इस पर कम बात होती है। हालांकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। जिस तेज़ी के साथ आबादी बढ़ रही है उस रेशो के साथ जो है हमारी जो प्रोडक्शन है हमारी ज़रिए अजनास की, वो उस रेशो से बढ़ नहीं रही बल्कि हर साल कम हो रही है। चूँकि इस आबादी को शेल्टर फराहम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर बन रहे हैं, वो घर जो है वो ज़री ज़मीनों पर बन रहे हैं, तो हमारा ज़राअत का शोबा जो है वो बुरी तरह से मुतासर है। तो खुराक की किल्लत जो है आबादी बढ़ती के साथ साथ आप इस इशू को कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में आबादी की जो शरह नमू है वो 2.5% है। अब अगर पिछले साल आपकी जो ओवरऑल मुआशी नमू जो है वो 0.3% है, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा गैप जो है वो पैदा हो गया। यानी आपकी आबादी तो 2.5% के हिसाब से बढ़ रही और आपकी मईशत जो है वो सिर्फ 0.3% के हिसाब से बढ़ी। और मैं फसलों के लिए मैं अभी ओवरऑल मईशत की बात कर रहा हूँ। तो ना सिर्फ ये कि आपकी जो फसलें और हमारी जो लाइफ स्टॉक है वो इस बढ़ती हुई आबादी को बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रही, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी भी इसका बोझ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब हो ये रहा है कि जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अमूमन हम ज़रिए अजनास या दूध गोश्त तक आके महदूद हो जाते हैं, लेकिन एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट इसका कंपोनेंट है वो पीने का साफ पानी और सैनिटरी की सहूलियात हैं। यानी आपको किसी 5 स्टार होटल में बेहतरीन खाना खिला दिया जाए और उसके बाद 1 गिलास गंदा पानी आपको पीने को दिया जाए, तो नतीजा जो होगा वो फूड पॉइजनिंग होगा। वो ये नहीं होगा कि आपकी जिस्म में एनर्जी जो है वो आ रही होगी। तो पाकिस्तान को ये एक डबल वहमी है कि एक तो हमारे पास मौजूदा जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है वो बढ़ती हुई आबादी का वो ज़रूरियात का मुकाबला नहीं कर पा रहे। दूसरा, जिस तेज़ी के साथ अर्बनाइजेशन हो रही है और ये जो एक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, वहाँ पे पानी का जो साफ पानी है या वहाँ पे जो सैनिटरी की सीवरेज की सहूलियात है वो ना होने की वजह से बीमारियों की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान जो है इसमें जो इस वक्त माल न्यूट्रिशन यानी जो बच्चों की स्टंटिंग और वेस्टिंग है कि उनकी उम्र के हिसाब से उनका कद नहीं बढ़ रहा या उनका वजन नहीं बढ़ रहा, तो ये साउथ एशिया में सबसे कमतर है। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो अंडर 5 बच्चों की जो मॉर्टेलिटी के लिहाज से कि कितने बच्चे ऐसे हैं 1000 में से जो कि शायद खुदा अपनी 5वीं सालगिरह नहीं मना सकते, तो ये हमारा रिकॉर्ड जो है ये सब सहारन अफ्रीका के बाद आता है। तो एक तरफ तो हमें और बहुत से महाजों पे नबर्द आजमा है मईशत पे, लेकिन ये जो एक है ये एक हमारे मुस्तकबिल को रोड कर रहा है, जो कि साइंस आपको ये बताती है कि पहले 5 सालों में जो ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से बच्चे के IQ लेवल पे जो असर होता है वो इरिवर्सिबल होता है। उसके बाद आप उसको जो मर्जी खिला लें, जितना मर्जी खिला लें, लेकिन वो कुन जहन बच्चे जो हैं वो निकलते हैं। तो आप एक ऐसे फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चों का कद जो है वो भी कम है, यहाँ पे बच्चों का वजन जो है वो भी उम्र के लिहाज से कम है और उनका IQ भी अपने। सर ये जो दोनों इश्यूज हैं, एक तरफ हमारे यहाँ पॉपुलेशन मैनेजमेंट के हवाले से कोई पॉलिसीज़ वाज़े नज़र नहीं आती, बड़ा फुकदान नज़र आता है इस तरह की पॉलिसीज़ के हवाले से। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब अगर देखा जाए, दूसरी साइड को देखा जाए तो हमारी जो ज़ाहिर 24 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी हो चुकी है, इसे फीड करने के लिए हमारे पास वसाइल जो हैं वो भी नहीं बढ़ रहे,
अभी रिसेंटली SIFC के तहत जो है चले एग्रीकल्चर का शोबा उसमें शामिल किया गया कि हमारी जो बैरन लैंड्स हैं उन्हें दोबारा से आबाद किया जाए, चूँकि जो हमारी एग्रीकल्चर जो ज़मीनें हैं वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ और लोगों को रिहाइश पजीर करने के लिए, उनको रिहाइश फ्राहम करने के लिए वो जो ज़री ज़मीनें हमारी कम हो रही हैं। तो इस वाले से आप क्या समझते हैं कि हमने ज़राअत वाला शोबा तो चले हम किसी हद तक कवर कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन मैनेजमेंट के वाले से कोई पॉलिसी हमारे यहाँ उनका बड़ा फुकदान है? देखिए, ये अभी तक तो इस पर बात करना जो है वो टैबू और स्टिग्मा समझा जाता रहा, और आई थिंक जो मेन स्ट्रीम एंकर हैं उनमें आप शायद उन चंद एंकर्स में जिन्होंने किस इशू को, पॉपुलेशन को उठाया, वरना तो इस पे बात होती नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो वो ये है कि ये बढ़ती हुई आबादी या घराने में अफराद की तादाद ज़्यादा होना ये कोपिंग स्ट्रेटजी बन जाती है। अमूमी तौर पे तसव्वुर ये होता है कि खाने के लिए मुंह एक है और कमाने के हाथ दो हैं, तो हर बढ़ता हुआ नफ्स जो है वो अपनी तकदीर खुद लेके आता है, वो अपने लिए खुद कमाता है। तो ये हमारे यहाँ एक कोपिंग स्ट्रेटजी बन गई है। रोज़गार का ना मिलना, बीमारियाँ और बहुत से जो इश्यूज़ हैं, तो उसमें बड़ा कुनबा जो है, स्पेशली जो लोअर इनकम और लोअर मिडिल इनकम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, वहाँ पे ये एक तहफ़्फ़ुज़ की निशानी समझा जाता है। और ये भी आप अगर देखें कि हमारे यहाँ वो घराने जो कि अपने बच्चों को ठीक से तरबियत दे सकते हैं, स्कूल में भेज सकते हैं, उनको ठीक से खिला पिला सकते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, वहाँ पे बच्चों की तादाद कम होती है। और जो आपका लोअर इनकम और लोअर मिडिल इनकम स्टेटा है, वहाँ पे बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। और अगेन यही वजह है कि तसव्वुर यही होता है कि जितने ज़्यादा अफराद घर में होंगे उतना ज़्यादा वो कमाने वाले हाथ बढ़ेंगे। तो हमें ये जो सोशल सेफ्टी नेट और सोशल प्रोटेक्शन है, इसको भी इन्हांस करना होगा। यानी किसी ज़माने में तो ये कह के हम एक बात जो है वो इग्नोर कर देते थे कि ये शायद सिर्फ एक ख़ास रिलीजियस तबका है जो कि पॉपुलेशन स्पेसिंग या बर्थ स्पेसिंग के खिलाफ है। लेकिन अब तो जो शऊर बढ़ता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं कि उलमाए कराम जो हैं वो खुद बर्थ स्पेसिंग को वो उसकी हमायत करते हैं। तो उस तरह से उसके खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अब जो रेजिस्टेंस आ रही है, जो मुश्किल आ रही है, वो ये है कि ये एक कोपिंग स्ट्रेटजी है उस अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, या आपकी माली हैसियत जो है अगर वो बेहतर नहीं है तो उसके खिलाफ। तो वहाँ पे अब हमें फोकस करना होगा कि बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फ्राहम करना होगी, सोशल प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करना होगा, और लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ानी होगी। कि आप अगर आप जिस शोबे में भी हैं, खा वो ज़राअत में है, आप सर्विसेज सेक्टर में हैं, आप इंडस्ट्री में है, बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो अगेन वहाँ पे ये इश्यूज बन रहे होंगे कि बड़ा ख़ानदान जो है वो शायद ज़्यादा बेहतर इनकम की निशानी समझा जाएगा। ये सर आपने जिन मसाइल की तरफ इशारा आपने किया, आपने हाउस होल्ड्स का अपना जिक्र किया, वो ख़ानदानों का मामला नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान को भी अगर हम एज अ होल, एज अ ख़ानदान अगर देखें तो पाकिस्तान का मसला भी यही है कि आबादी बढ़ रही है, खाने वाले नफूस जो हैं वो बढ़ रहे हैं हर साल, लेकिन आमदन हमारे पास नहीं है। खुराक, हम उनका पेट भरने के लिए हमारे पास खुराक की पैदावार के वाले से उतने वसाइल नहीं हैं। अब हमें खुराक जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। कैश ट्रैप्ड कंट्री के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं हम खर्च करते हैं। इवन अगर मैं पिछले साल के आदाद शुमार की बात करूं तो हमने तकरीबन 5.2 अरब डॉलर का हमने एडिबल ऑयल हमने इंपोर्ट किया। दालें हमने 75 करोड़ डॉलर की हमने दालें इंपोर्ट की हैं। 1.5 अरब डॉलर की हम सिर्फ गंदम मंगवा के एक ज़री मुल्क होते हुए हमने इंपोर्ट की है। चाय हम $1 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन हमने $1 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है। तो सर ये तो हमारे जो फिस्कल ज़राए हैं उनके ऊपर भी, हम अपनी मईशत के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बोझ डालते हैं इस मामले को जो है नज़रअंदाज करके। जी बिल्कुल, 10 से 12 बिलियन डॉलर की जो आपकी है करंट अकाउंट का जो डिफरेंस वो बचाया जा सकता है अगर हम एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट हो सके। बात होती रहती है खुर्दनी तेल की कि जी उसको प्रमोट किया जाए, हमें ना इंपोर्ट करना पड़े, जो कि हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट है एडिबल कमोडिटीज़ में, लेकिन उसकी सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं होती। यानी सिर्फ जैतून लगा देना या एडिबल ऑयल क्रॉप्स लगा देना काफ़ी नहीं, जब तक कि वहाँ पे एक्सट्रैक्शन ना हो, जब तक वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एक्टिव ना हो। अगर मैं या आप जैतून लगा लें और उसके बाद हमें पता ना हो कि उसको बेचना किधर है या उससे ऑयल कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, तो जाहिर है कि वो एक फेलियर होगा। और यही वजह है कि पिछली कई हुकूमतें जो हैं वो गो के एडिबल ऑयल में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करती हैं, लेकिन सप्लाई चेन मुकम्मल ना होने की वजह से। आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त तौर पर वक्त आ चुका है कि हमारी सियासी जमातों को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को
पॉपुलिस्ट स्कीम्स के बजाय अपने मंशूर के अंदर जो पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं जिनमें आबादी एक सबसे बड़ा मसला है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को भी शामिल करना चाहिए। आज की शो में इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।